एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल मॉक टॉक पर। तो जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने एग्ज़ाम को हरी झंडी दिखा दी है, तो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कभी भी अब आ सकता है, तो तैयार रहिए। चीफ मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीट 11-12 के लिए होगी, है ना। 11 to 12 के जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। तो हम लोग इस बार लेकर आए हैं टीआरई 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11-12 के टीचर के लिए, हम लोग उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जो टीआरई 2 में हुआ था। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाषा का पेपर हुआ था जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पहला सवाल देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं या ग्रीन ही रहने दें, चलिए यही रहने देते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें द लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, डी या फिर ई। तो बोला है कि महीने में 30 या फिर 31 दिन होते हैं, इसमें आपको बताना है। इन तो इसमें आएगा बच्चों ए, यानी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखो एक मंथ की बात हो रही है, तो जब एक मंथ की बात है, क्योंकि बोल रहा है ना कि देयर आर 30 to 31 डेज इन अ मंथ, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माई फादर इज़ डैश इंजीनियर इन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी मेरे पिता जो है वो इंजीनियर हैं किसमें, तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में। इसमें द आएगा या एन आएगा, ए या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि ई है। ई क्या होते हैं पता है सब लोगों को, वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बेडरूम, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो बेडरूम में मिलती है। ऑप्शन देखिए, पिलो, टेबल लैम्प, कर्टेन्स, डी या फिर ई। पिलो यानी तकिया, टेबल लैम्प पता है आप सभी को, कर्टेन्स यानी पर्दे। तो बताइए, तो इसका उत्तर जाहिर सी बात है डी होगा, क्योंकि पिलो, टेबल लैम्प और कर्टेन, है ना, तीनों चीज़ें बेडरूम में मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ रूम, यानी एक रूम का कौन कौन सा हिस्सा है, किसमें किसमें कौन सी चीज़ें हैं जो रूम में मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए यही, विंडो, सीलिंग, फ्लोर, डी या फिर ई, यानी खिड़की या सीलिंग यानी छत। ठीक है, फ्लोर यानी ज़मीन। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसका उत्तर भी आसान है, डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं कमरे में। चलिए अगला प्रश्न, रेनी सीजन कम्स बिफोर, रेनी सीजन किससे पहले आता है। ठीक है, ऑप्शन विंटर, स्प्रिंग, समर, डी या फिर ई। विंटर यानी ठंड का मौसम, स्प्रिंग यानी बसंत और समर यानी पता है गर्मी। तो बताइए कि रेनी सीजन कौन से मौसम से पहले आता है। तो चलिए आसान है अब तो, इसका उत्तर है ए, विंटर। अगला प्रश्न, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज़, यानी साल का 8वां महीना कौन सा होता है। बहुत आसान है ना। अब गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8 नंबर पे अगस्त आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में अगस्त नहीं है, जुलाई है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो इसका उत्तर ई होगा, नन ऑफ द अबव। ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखिए, सिस्टर इन लॉ इज़, यानी सिस्टर इन लॉ, कहीं भी इन लॉ लग जाता है तो वो ना ससुराल पक्ष का हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ कौन होती हैं, वो हस्बैंड सिस्टर। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी ये अपॉस्ट्रोफी एस लगता है इसका मतलब होता है का या फिर की। ठीक है, तो ये है पति की बहन, पत्नी की बहन, ब्रदर की बहन, डी या फिर ई। ठीक है, तो देखिए बात ऐसी है कि सिस्टर इन लॉ जो है वो हस्बैंड की बहन को भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे,
जो वाइफ के लिए सिस्टर इन लॉ कौन है? तो हस्बैंड की बहन। और हस्बैंड के लिए सिस्टर ऑफ इन लॉ कौन है? तो वाइफ की बहन। तो इसका उत्तर ना डी होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। देखिए यही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आते सबको होंगे, रिश्ते बहुत बेसिक रिश्ते हैं, सबको आते होंगे, लेकिन ये ट्रिक है जो आपको पकड़नी है और गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, कजिन्स आर, कजिन्स है ना, ऑप्शन देख लीजिए, मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। कजिन्स तो वही होते हैं ना कि कोई मैटरनल यानी मम्मी की साइड के लोग, मामा के बच्चे, चाचा मौसी के बच्चे, पैटर्नल यानी चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, सिबलिंग तो कोई भी भाई बहन हो गया। तो कज़िन में तो तीनों आ गए, इसीलिए डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हिंदी शुरू हो जाता है, तो आसान है अब तो आप लोगों के लिए। देखिए, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, डी या फिर ई। बहुत आसान है, चांदी एक द्रव्य है, कोई भाव नहीं है, कोई जाति नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? ठीक, तो हस्ताक्षर, छाया, आंसू, डी या फिर ई। तो ये आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्या कीजिए कि कोई वाक्य बनाइए जिसमें आपको समझ आएगा। ठीक, बना के देखिए, जैसे मेरे आंसू गिर रहे हैं, आपने एक आंसू की बात की नहीं की, तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है। बट छाया जो है वो एक वचन रहेगा, तो इसका उत्तर रहेगा बी साथियों। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, शब्दकोश की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखना है कि जो छ है वो क जमा श से बनता है, इससे मिलके श बनता है, तो क वर्ण वाले शब्दों के ठीक बाद, ठीक है। तो यानी इसका उत्तर होगा सी, क के पश्चात। ये भी ट्रिकी सवाल है, हम लोग वर्णमाला पे जाएंगे ना कि लास्ट में छ आता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये सब संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसीलिए जिस व्यंजन से मिला है उसी का शब्दकोश में प्रयोग होगा, यानी क के पश्चात। अगला प्रश्न, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, डी या फिर ई। तो इसका ना उत्तर साथियों होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? तो देखिए, इसमें ना निश्चयवाचक भी हो सकता है और संबंधवाचक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जिसकी है ये जो है ये संबंधवाचक है, ठीक है, और यह जो है वो निश्चयवाचक है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण के प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, असार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, डी या फिर ई। बहुत आसान है, देखने से समझ आता है कि ये नहीं है, असार्वनामिक विशेषण कोई विशेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक, तो विभत्स, लगान, आगामी, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर जो है वो है ए, विभत्स। इसका शुद्ध रूप होता है बीभत्स, ठीक है, याद रखना है, वी नहीं होता है, गलत नहीं करके आना है। अच्छा, अगला शब्द देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अगेन वही वर्तनी का प्रश्न है, तो क्षत्रिय, क्षत्रिय, उज्ज्वल, डी या फिर ई। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि शुद्ध वर्तनी पूछा है लेकिन इसका उत्तर है ई, ठीक है, तीनों विकल्प गलत हैं, ठीक। अच्छा, बताते हैं क्यों। माय बैड हियर, इसका उत्तर होगा ए, क्षत्रिय, ठीक है। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, और इसमें ये ध्यान रखना है, बहुत ट्रिकी है, इसमें दोनों ज छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ए है, माफ़ कीजिएगा पहले गलती के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है,
ऑप्शन घर, स्नेह, छेद, डी या फिर ई। तो आपको बता दें कि जो शब्द हैं तत्सम और तद्भव दो प्रकार के होते हैं। तत्सम जो कि संस्कृत का मूल शब्द है, ठीक है, और तद्भव जो होता है जो वक्त के साथ, समय के साथ जो भाषा में शब्दों में विकार आता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो लेकिन अभी हमें तत्सम करना है, तो कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो ऑप्शन देखिए, घर, स्नेह, छेद, डी या फिर ई। तो जो घर है बच्चों वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है गृह, ठीक है। और छेद का जो तत्सम शब्द है वो है छिद्र। लेकिन स्नेह जो है साथियों ये तत्सम शब्द है। ओके, तो उत्तर ये होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? ऑप्शन देखिए, बाघ, परीक्षा, चाय, डी या फिर ई। तो आसान है, मुझे उम्मीद है सबको आता होगा। इसका उत्तर है सी यानी चाय, ठीक है। तो चाय जो है वो एक चीनी भाषा का शब्द है, याद रखना है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? रूढ़, यौगिक या फिर योगरूढ़, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, रूढ़, ठीक है। तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, जो कि लिखा हुआ है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र या सार्थक अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हाथ, हाथ को तोड़ लो, मतलब वैसे नहीं तोड़ना है, शब्द को तोड़ो। हाँ जमा था, कोई शब्द बना इससे क्या? हाँ, हा का कोई मतलब है नहीं, था का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इन दोनों को जोड़ देंगे तो हाथ बनेगा। तो ये इसका उत्तर रूढ़ हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन देखो, उसे मत ले जाओ, बालिका लजाती है, सेवक नदी से गागर भरता है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, बालिका लजाती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना है कि नहीं होती है। तो इसका उत्तर है बी, बालिका लजाती है, ठीक है। उसे मत ले जाओ, इसमें जो सकर्मक रूप है वो प्रेरणार्थक है, ठीक है, और ये भी सकर्मक है, सी वाला भी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? आप ऑप्शन देखिए, आवारा, बौरा, परवल, डी या फिर ई। मैं आपको बता दूं कि देशज शब्द जो होते हैं वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्थानीय बोलियों या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भारत में ही हुई है और उनका कोई ज्ञात तत्सम या फिर मूल नहीं होता है। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, परवल, क्योंकि आवारा जो है ये विदेशज शब्द है फारसी का, ठीक है, और भौरा तद्भव शब्द है, अपना ही है, संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत के भ्रमर शब्द से भौरा बनता है। तो ऑप्शन इसका है सी, परवल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है आपको। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये सब अच्छे से कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न है देखिए। चलिए, तो कौन सा इसमें से रूढ़ नहीं है? ऑप्शन देखिए, लकड़ी, जलधारा, महर्षि, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि जलधारा भी नहीं है, जलधारा एक यौगिक शब्द है, ठीक है। महर्षि भी यौगिक ही शब्द है, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही रूढ़ शब्द नहीं है, तो फिर इसका उत्तर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक। अगला शब्द, प्रश्न, खारिज किस भाषा का शब्द है? ठीक, ऑप्शन अरबी, फारसी, तुर्की, डी या फिर ई। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है ए, अरबी। खारिज जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। कोमलांगिनी का कोमलांगी, शुश्रूषा का शुश्रूषा, महात्म का महात्म्य, डी या फिर ई। तो साथियों इसमें ना
उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए, क्योंकि नहीं पूछा है, सब सही है। ठीक, अगला प्रश्न, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बता दिया गया है पहले ही, तो इसका उत्तर है ए, उज्ज्वल। ऊ के बाद आधा ज 2 बार है, दोनों बार आधा आधा ज है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कर्सर, चिप, कमांड, डी या फिर ई। ठीक है, हम आपको बता दें, ये होता है ना जो ये कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा, यही इसी को माउस से घुमाते हैं, इसको कर्सर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए, कर्सर। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? बहुत आसान है, जिसको आता है। ऑप्शन देखिए, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम है, कमेंट में बताइए। चलिए, हम अपनी क्लास में बोलते हैं, जो बता देगा उसको एक चॉकलेट। आपको एक चॉकलेट नहीं मिलेगा, आपको हार्ट मिलेगा, हार्ट मिलेगा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम कमेंट में बताइए। चलिए, अगला शब्द, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आसान है ना? श्रृंगार है कि वीर है या वात्सल्य है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, वात्सल्य। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, डी या फिर ई। तो देख लीजिए, हिंदी भाषा का उद्भव बोला गया है, तो इसका उत्तर सी होगा, 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चरित, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी, धीरोदात्त। ठीक है, जैसे भगवान श्री राम। अगला प्रश्न, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन व्यय, विकारी, अविकारी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, अविकारी शब्द। देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, धीरे धीरे, है कि नहीं? इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, बदलेगा ही नहीं। क्या बहुत सारे धीरे धीरे, धीरा धीरा हो जाएगा? नहीं, है ना? तो इसका उत्तर है सी, अविकारी शब्द। तो लैंग्वेज पेपर यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए इसका जीएस पेपर लेके आएंगे। ठीक है, तो जिसको करना है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि अगली वीडियो आ गई है। वैसे हर रोज़ 12 बजे, दोपहर में 12 बजे हमारी एक वीडियो अपलोड होती है। एग्ज़ाम अनाउंस हो चाहे ना हो, वो 10-15 मिनट की जितनी की भी वीडियो बन रही है, उसको देखते रहिए। तो कम से कम अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपका काम चल रहा है, आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन घुस रही है। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक आवर चैनल। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।